नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्नों को हम ट्रिक विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न ओरिजिनल है, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था 100% ओरिजिनल है। अगर आपको लगे कोई प्रश्न गलत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। हाँ, कुछ आंकड़े डिफरेंट जरूर हो सकते हैं क्योंकि एक्चुअल आंकड़ा जो है कैंडिडेट को याद नहीं रह पाता है। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। आज का जो है सीधे सिलेबस घुमा दिया गया है। अब तक जो पूछा गया है उनसे काफी हटके है। कल भी हटके देखने को मिला कि सर्किल को घुसेरा गया था। यहाँ पर आज जो है काफी कुछ जो है सब्जेक्ट को टच किया है एग्जामिनर ने। आप देख लीजिए, एक प्रश्न आया था कि किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं को मिलाने वाली बिंदु क्या कहलाती है। काफी अच्छा और छोटा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन भी है। यहाँ तक कि सीजीएल तक में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों कोई भी ट्रायंगल, इसके मध्यिका क्या होती है। मध्यिका हमेशा भुजा से खींची जाती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो कोण से खींचे जाते हैं। ये नहीं कि देखने में लग रहा है एंगल बाइसेक्टर तो मध्यिका और एंगल बाइसेक्टर में कोई भी फर्क नहीं होते, बहुत फर्क होती है। मध्यिका जो है भुजा को आधा आधा करता है, एंगल बाइसेक्टर कोण को आधा आधा करता है। तो जो आपका जो तीनों मध्यिका जहां पे मीट करते हैं, ये वाली जो पॉइंट है इसे जी कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो आपको केंद्रक आंसर करके आना था। वहीं पे बात कर ले आने वाले शिफ्ट के लिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे मीट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। साथ ही साथ एक और फिर इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसमें जितने प्रकार के आपका जो ये पॉइंट होते हैं, अंतः केंद्र, बही केंद्र, केंद्रक, सभी एक ही बिंदु पे होती है। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था साझेदारी से, पार्टनरशिप से, कि राम और श्याम किसी व्यापार में साझेदार हैं। तो किसी व्यापार में साझेदार हैं। राम की पूंजी 8,000 है, श्याम की पूंजी 12,000 है। आपको लाभ दे रखा था, इसके लाभ का जो है राम का लाभ पूछ रहा था। तो दोस्तों साझेदार तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे राम लिख लेता हूँ, यहाँ पे श्याम लिख लेता हूँ। इसका कैपिटल कितना है, 8,000 रुपया है। इसका कैपिटल कितना है, 12,000 रुपया है। चूंकि साल भर रहा है तो हम गुना भी नहीं करेंगे। गुना उसमें करते हैं जो किसी खास समय के बाद आता है, कुछ समय पहले निकल जाता है, तो उसकी एक्चुअल रेशियो के लिए हम गुना भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सालों भर दोनों आदमी रहा है तो एक से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम गुना नहीं करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो भी काट डालेंगे हम, और 4 दूनी की 8 और 4 तिये की 12, 2 रेशियो 3 अनुपात में जो है इनके धन बटेंगे। और 5 यूनिट की वैल्यू, यानी 2 और 3, 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना है, 4,000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो गए, 800 रुपये। तो 800 रुपये हो गए। तो यहाँ पे आपको किसका पूछ रहा है, राम का। तो राम कौन सा है, पहले वाला। तो 2 यूनिट का वैल्यू 1,600 रुपये जो है राम को लाभ के रूप में प्राप्त होंगे और 2,400 रुपया जो है श्याम को लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसी प्रश्न में कहा होता कि 6 महीने के बाद श्याम आया तो मैं 8,000 को पहले 6 से गुना करता, क्योंकि ये 12 से गुना करता क्योंकि ये साल भर रहा, और 6 महीने के बाद जब श्याम आता तो 12,000, क्योंकि ये तो 6 ही महीना रहा व्यापार में, तो इसको 6 से गुना करता। अब जो रेशियो निकालता उस रेशियो में मैं धन को बांट देता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न कल के दिन समचतुर्भुज को स्किप करके वृत्त को पूछा गया था, लेकिन आज फिर से समचतुर्भुज को पूछा गया है। इस प्रकार का कुछ समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में मैंने आपका क्षेत्रफल पहले बता दूं, यहाँ 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद इसके सभी भुजा बराबर होते हैं। गुणधर्म से अगर देखें, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटती है, यानी सभी को 90 हो जाएंगे। यहाँ पे जितने 4 होना चौका 36, 360, सर्किल का मान कितना होता है 360। उसके बाद जो विकर्ण होते हैं हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, पेन पे ध्यान दीजिए, आधा होगा। अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5। अगर ये मान लीजिए 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10। इतने गुणधर्म आपको आना चाहिए। तो आज जो है समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है 24 और 10, और आपसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप निकालने के लिए जरूरी है कि मैं भुजा निकालूं। तो अभी आप अपने गुणधर्म से देखा, मैं एक फ्रेश फिगर बनाता हूं यहाँ पे, तो आपको जो है समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 2 विकर्ण है तो यहाँ पे 90 का ये कोण हो जाएगा। मान लीजिए ये ए भुजा है, भुजा पता नहीं है मुझे, और विकर्ण एक 24 दिया है। मान लीजिए ये बड़ा वाला, ये बड़ा दिख रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो गया ये वाला, ठीक है। और छोटा वाला है 10 तो ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज बन गए। कर्ण निकालना है, पाइथागोरस लगाएंगे। 144 प्लस 25, 144 प्लस 25, 169 निकल जाएंगे बाहर में 13, भुजा निकल गया 13। आपका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा 4 गुने 13 कितना हो जाएगा 52 आपका आंसर
हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेना है, काफी छोटा प्रॉपर्टीज है समचतुर्भुज का। हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एग्जाम, यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आया था आज गोला का आयतन ही दे दिया गया था और आपसे गोले का जो है त्रिज्या पूछा गया था, काफी सिंपल सा पूछा गया था। तो गोला का आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र पहले गोला में थोड़ा सा देख लेते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई के आर क्यू। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दे दिया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर गोला में पूछा जाता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें दो ही टर्म है, ये दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आपको कि गोला के आयतन से ले जाते हैं, रिलेट करके रेडियस निकालते हैं। तो आयतन क्या होता है 4/3, पाई का मान रख देंगे हम 22/7, आर क्यू हमें पता नहीं है क्योंकि यही निकालना है, और 48, 51 इसका मान दे रखा है। मुझे लग रहा है 11 से जरूर कटे होंगे। 11 दूनी के 22, 11 चौका के 44, 4 पर 5 45, 11 चौका के 44, 11 का 11। ठीक है, अब कोई कटेगी नहीं कटेगी। ठीक है, अब कोई कटने वाली नहीं है। ये ऊपर में है 441, नीचे मत कर देना भाई। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, आर क्यू का मान कितना हो गया, आर क्यू का मान हो गया आपको 441 गुने 21 बट्टा 4 दूनी की 8। अब इसको जब बाहर निकालेंगे आप तो 21/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा आर की वैल्यू, क्योंकि 3 बार का एक बार में निकलेगा। करके दिखाता हूं, चलिए। आर क्यू बराबर क्या था, 441 गुने 21/8 था। अब जब आपको इसको रूट में डालेंगे 3 का 1 निकलेगा, आर बराबर है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका 21 गुने 21 441 को लिख सकते हो, फिर 21 पहले से परी है, और 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हो। मतलब 21/2 जो है आर का वैल्यू निकलेगा। 10.5 जो है रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जरूर याद रखें इसका। एक प्रश्न आया था साइन 19 डिग्री बट्टा कॉस 71 डिग्री, कॉस 73 डिग्री बट्टा साइन 77 डिग्री। साइन कॉस में ही था, हो सकता है एग्जैक्ट यहाँ पे 62 और जो है आपका जो है 62 हो, और उसके बाद जो है आपका 28 हो। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, आंकड़े में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पैटर्न वही है। दोस्तों जब भी साइन कॉस दोनों को जोड़ने के बाद आपका 90 हो जाता है, समझ जाइए दोनों बराबर है और कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये कैसे होता है, मान लीजिए मैं साइन 19 को लिखना चाहता हूं कॉस के फॉर्म में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 - 71 लिख सकता हूं। और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे। नीचे भी कॉस 71 है, कट गया 1 होगा। उसी प्रकार कॉस 73 है, मैं चाहता हूं कि इसके साइन के फॉर्म में लिख लूं, तो साइन 17 लिखा जाएगा। कैसे, साइन 90 - 17। ठीक है, नहीं, कॉस 90 - 17, और कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 17 हो जाएगा। 1 1 + 2 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं उसको ध्यान से नोट कीजिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप बिना साइन देखे हुए 90 - थीटा करते हैं और मान रख देते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेंट बदल जाएंगे इसके, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि साइन जो है 210 डिग्री का मान निकालो, साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको दोनों ध्यान देना पड़ेगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल में साइन होता है खाली और कोसेक हो जाएगा। इस थर्ड में क्या होता है, ऑल साइन टेन हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस हो जाएगा और उसका उल्टा सेक हो जाएगा। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही कहानी, साइन 90 के गुणज के पास जाना है आपको। मेरे को दिख रहा है 9 या 70, 270 के पास चला जाऊं और 60 घटा दूं, ये भी हो सकता है। या फिर 180 के पास चला जाऊं, मैं 180 के पास जाता हूं, 180 के पास चला जाऊं और 30 और जोड़ दूं, हो गया 180 + 30 210, है ना। और साइन में मैं अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, बस इसी चीज को रूपांतरण करके लिख दिया हूं। अच्छे से समझिएगा, बड़े बड़े एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, साइन, और 90 के कितने गुणज है, सम गुणज है। 90 के 2 बार में है 180, तो इसका जो है ये फंक्शन नहीं बदलेगा, यानी कॉस नहीं होगा, जो है वही लिख देना है। तो साइन 30 डिग्री ही लिखना है इसको। ठीक है, साइन 30 डिग्री, ये नहीं कि cos 30 डिग्री लिख देंगे। साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, यानी 90 का विषम गुणज है 90, 90 गुने 1 है। जब भी विषम गुणज रहे तभी थीटा अपना फंक्शन करता है, नहीं तो नहीं करता है। यहाँ पे जो है सम गुणज है 90 का, 180 + 30 है, तो ये फंक्शन नहीं करेगा। साइन 30 ही लिखेंगे, लेकिन अब ये नहीं कि ये पॉजिटिव ही होगा। अब देखेंगे हम इसके क्वाड्रेंट से मान, ये कितना था 210 किस क्वाड्रेंट में आते हैं भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 90 यहाँ तक, 180 यहाँ तक, और 180 270 यहाँ तक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं, तो इसके पीछे माइनस लग जाएगा। और साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 ही होता है ना साइन 30 का मान, तो 1/2 ही होता है, और इसके पीछे जो है माइनस आपका लग जाएगा, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मान निकालना काफी इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भाई इतने बड़े बड़े मान निकालो 510 डिग्री का, 1020 डिग्री का, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। एक प्रश्न आया था कि पिता, माता और उनके 2 बच्चे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिता, माता प्लस 2 चाइल्ड का जो है औसत जो है 56 वर्ष है। उसके बाद पिता तथा दोनों बच्चे की औसत आयु 65 वर्ष है। पिता प्लस 2c बराबर जो है 65 वर्ष है। तो आपसे माता का एज पूछा गया था। काफी सिंपल और काफी कॉमन प्रश्न है। यहाँ पे टोटल कितने आदमी है? 4 आदमी। 56 को 4 से गुना के कितने हो गए? 224 हो जाएंगे। सही बात है, 224 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने आदमी हो गए? 3 आदमी। 65 को 3 से गुना किए 195। 224 में से 195 घटा दो 14 में से, क्योंकि माता का निकल जाएगा, इतना तो है ही, ये है और ये है, खाली माता बच गया ना, तो घटा दिए इसमें से। तो 14 में से 5 गया तो 9 हो गए, और ये 11 में से 9 गए तो कितने हो जाएंगे? ये हो गया आपका 14 में से 5 गया तो 9, ये 1, 11 में से 9 गया तो 2, तो 29 वर्ष जो है माता की उम्र हो जाएगी। आई होप आपको जो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, ट्रेन से सब दिन प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ट्रेन से, ट्रेन एक ही दिशा में यात्रा कर रही है जिसकी चाल 36 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब दोनों ट्रेन या फिर 2 ऑब्जेक्ट जो है एक ही दिशा में यात्रा करते, सापेक्षिक चाल जो है v1 माइनस v2 होता है। जब विपरीत चलता है तो क्या होता है? v1 प्लस v2 हो जाता है जब विपरीत चलती है। तो आपको ये बात तो पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल 36 में से 18 गया तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब मैं देख रहा हूँ कि समय जो है सेकंड में दे रखा है, तो मैं इसको सेकंड में 5/18 से भाग करके, गुना करके जो है सेकंड में बदल लेंगे, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी सापेक्षिक चाल हो गई है, 5 मीटर। और आपको जो है दूरी पूछा जा रहा है, कितना समय लग रहा है? 8 सेकेंड लग रहा है ना? 8 सेकेंड जो है इसको लग रहा है, और आपसे जो है लंबाइयों का योग पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे चाल कितना हो गया? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय कितना है? 8, और दूरी कितना हो जाएगा? दूरी ही निकालना है। चाल कितना हो जाएगा? चाल आपका हो जाएगा, अभी निकला था 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40, और यही आंसर करके आना था। ठीक है, इससे बड़ा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और पटासा लग रहा है कि भाई 2 ट्रेन 40 मीटर का होगा, लेकिन अगर ये आंकड़ा मैं रखा हूं तो यही आंसर होगा। आंकड़ा वहां पे जो होगा उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगी। बनाने की यही तरीके है। सापेक्षिक चाल आपका घट जाएगा, 36 में से 18 गया तो 18 हो गया। अब ये किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुना कर दो, 18 कट जाएंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। 8 सेकंड लगते हैं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। चाल है आपका 5, 8 पंजे 40 मीटर हो जाएंगे। दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग। और ये भी आप जानते हैं कि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो टोटल दूरी क्या होती है? दोनों ट्रेन की लंबाई ही होती है। जब पोल खंभा को पार करता है तो पोल खंभा की लंबाई नगण्य माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पेड़ भी नगण्य, आदमी भी नगण्य, गाय भी नगण्य, ये सब नगण्य जो है लंबाई मानी जाती है, दूरी मानी जाती है। एक प्रश्न आया था दर्पण प्रतिबिंब से कि 4:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रिक है इसका, बचपन से पढ़ते आए हम लोग कि 11:60 से आप 12 बजे से भी घटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से सिंपल घटाव होती है उस प्रकार से नहीं करना है, नहीं तो फंस जाइएगा। तो 11:60 मतलब 11 घंटा और 60 मिनट में से घटा देते हैं 4 घंटा और 40 मिनट घटा देते हैं, आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगी। तो 10 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगी 0। तो 7:20 जो भी दिखे आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब का जो है क्वेश्चन है। अगर आपको ये दोनों घड़ी के बीच का कोण इसी में पूछ दिया जाता, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूं दोस्तों। तो ये थीटा है, अगर ये पूछा जाता तो क्या है सूत्र? 11m/2 माइनस 30h है। इसी में आपको रख देना है 11 गुने 40 कर लेते, बट्टा 2 कर लेते, अब माइनस 30 गुने 4 कर लेते। इसका आंसर बहुत ज्यादा आने वाला है। 20 को 11 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, माइनस 3 चौका 120 हो जाएगा। तो आपका जो है 100 डिग्री जो है आंसर हो जाता। अगर 100 डिग्री नहीं होता ऑप्शन में तब क्या करते? तब 260 डिग्री ऑप्शन में होता, क्योंककि एक तो अंतः कोण है दोनों के बीच, और ये भी तो दोनों के बीच में कोण है। पेन पे ध्यान दीजिए, लेकिन ये वही कोण है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकती है। तो या तो 100 रहेगा, या तो 260 रहेगा, या फिर 100 रहेगा। दोस्तों आई होप आप दर्पण प्रतिबिंब और जो है घड़ी के बीच का कोण निकालना आप अच्छे से अब सीख गए हैं। एक आपका प्रश्न आया था यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से, और हाँ साथ ही साथ रीजनिंग में जो है ये टेबल पे जो राउंड करके बैठाते हैं ना, ये वाले प्रश्न रोज आ रहे हैं, आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही 6 से 8 आदमी के बीच वाली आ रही है, और फेस जो है कुछ का अंदर कुछ का बाहर की तरफ भी रहता है। तो मैं कल बताया था कि जब भी इस प्रकार के प्रश्नों में आपको इन्फॉर्मेशन दे कि फेस जो है अंदर की तरफ है, तो इसका क्या होता है? जो क्लॉकवाइज है वो लेफ्ट हो जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो राइट हो जाता है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तब आपको घड़ी के हिसाब से चलना है। जो क्लॉकवाइज है वो राइट होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो लेफ्ट होगा। लेकिन जैसे ही लिख दिया कि केंद्र की तरफ
तरफ मुंह है तो आपका जो है उल्टा हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं थोड़ा सा आपको सीखने के लिए कि राम जो है मान लीजिए कि श्याम यहाँ पे बैठा है। राम जो है श्याम के दाएं दूसरा बैठा है, राम श्याम के दाएं दूसरा बैठा है, श्याम के राइट में दूसरा सेकेंड बैठे हैं। तो कैसे लिखोगे? श्याम यहाँ पे है तो श्याम यहाँ जाएंगे पहला दूसरा, तो यहाँ पे राम को बैठाएंगे, ये नहीं कि इधर से आ जाएंगे। ठीक है, गलती हो जाएगी। समझने के लिए था ये। एक कथन था कि सभी इंजीनियर ग्रेजुएट है, तो सभी इंजीनियर को मैं ऐसे बना लूंगा, कल मैं बताया भी था हिंट में, ये सभी इंजीनियर ये ग्रेजुएट है। नाम अलग थे भाई, ग्रेजुएट इंजीनियर ही नाम नहीं था। कुछ ग्रेजुएट महिला है, तो इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। अब इसके हम निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी ग्रेजुएट इंजीनियर है तो बाहर वाले सेंस में मैं बताया था कभी भी जो बाहर रहे वो सभी में नहीं होता है, तो सभी नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। सभी ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं होंगे, तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, कुछ महिला ग्रेजुएट है, एकदम है, कुछ महिला ग्रेजुएट है, लेकिन कुछ महिला इंजीनियर अगर पूछ देता तो हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब मुझे एक और फिगर बनाने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट का ही पूछा है तो यहाँ पे बोला है कुछ महिला ग्रेजुएट है, तो हाँ है। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है? कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है, कुछ ग्रेजुएट ये रहा, इंजीनियर ये रहा, तो बाहर वाला कुछ के सेंस में सही होगा, तो ये भी सही है। तो आपका जो है B+C ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों सही है, ये राइट आंसर करके आना था। और ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुएट महिला और इंजीनियरिंग में ही पूछा गया था, इस प्रकार का कथन निष्कर्ष। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है जीके जीएस के एनालिसिस का वीडियो तुरंत ही लेकर आ रहा हूं, कहीं जाइएगा नहीं।